सो हेलो टू ऑल माय यंग फ्रेंड्स जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं। जीटीके एकेडमी के लेक्चर्स में आप सबका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस करा था वर्क, पावर एंड एनर्जी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। आज हम अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है सेंटर ऑफ मास। ये एक आसान टॉपिक है और इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी काफी इजी होते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लें और क्वेश्चंस जो कि हम डिस्कस करेंगे वो भी आप उस पर प्रैक्टिस कर लें, तो इसकी वजह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट करे हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो देखिए यहाँ पर हमने स्पेलिंग सेंटर की CENTRE लिखी हुई है। जनरली हम CENTER लिखते हैं। तो आप सोचेंगे कि इनमें क्या फर्क है, क्या ये अलग चीज है? नहीं नहीं, ये एक ही चीज है। ये जो है अमेरिकन तरीका है और ये तरीका ब्रिटिश है। तो इन दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन बुक्स के अंदर CENTRE ज्यादातर लिखा होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ इस चीज को पॉइंट आउट कर दूं ताकि आपको इसकी वजह से कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके चारों तरफ एंटायर मास सिस्टम का या बॉडी का इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, यानी कि ये वो पॉइंट है जिसके चारों तरफ सिस्टम का या बॉडी का पूरा मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब हम मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है जो नीचे हमने शो करी है। ये एक बॉडी है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है जो हमने थोड़ा सा बड़ा बना रखा है। ये एक्चुअली एक पॉइंट होगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए हमने बड़ा बना रखा है। इसको हम C से डिनोट कर रहे हैं और ये येलो कलर का एक हमने छोटा सा सर्कल बनाया है। तो यहां पर सारा मास जो है बॉडी का, अगर बॉडी का मान लीजिए M मास है, तो वो सारा का सारा मास यहां पर पॉइंट C पर कंसंट्रेटेड माना जाता है कि सारा मास जो है वो पॉइंट C पर कंसंट्रेटेड है, पूरा बॉडी का मास। अब अगर कोई सिस्टम या बॉडी किसी एक्सटर्नल फोर्स के अंडर में होती है तो ये पॉइंट ऐसे मूव करता है कि जैसे कि सारा का सारा मास इस पर कंसंट्रेटेड हो। यानी कि अगर ये बॉडी है हमारी और इस पर एक फोर्स लग रहा है और ये इस तरह से मूव कर रही है, तो हम इस बॉडी के मूवमेंट के बजाय ये एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे कि सारा का सारा मास यहां पर कंसंट्रेटेड है सेंटर ऑफ मास पे और ये मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मूवमेंट बॉडी का उसके सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट कंसीडर किया जा सकता है। हम इस तरह से कंसीडर करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो पूरे सिस्टम का मोशन डिस्क्राइब करता है। देखिए यहां पर यह है इसका सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का मोशन पूरे सिस्टम का मोशन डिस्क्राइब करता है। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम वहां इसे आगे यूज करेंगे। मान लीजिए ये एक पॉइंट ए है और एक बी है और ये एक पॉइंट ओ है और ये OA वेक्टर है, ये OB वेक्टर है और AB के बीच में कोई पॉइंट है C, ये हमारा OC वेक्टर है। तो अगर
सी जो है ए बी को इस तरह से डिवाइड करता है कि ए सी इज टू बी सी, एम इज टू एन है, यानी ये एम है और ये हमारा एन है। तो यहां पर ओसी वेक्टर बराबर होगा, ओसी वेक्टर ये बराबर होगा किसके, एन इंटू ओ ए वेक्टर, एन इंटू ओ ए वेक्टर प्लस एम इंटू ओ बी वेक्टर, एम इंटू ओ बी वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ये याद रखिएगा और हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ये पता भी हो। तो ओसी वेक्टर बराबर होता है एन इंटू ओ ए वेक्टर, यानी एन इंटू ये वाला वेक्टर प्लस एम इंटू ये वाला वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। अब इसको हम आपको प्रूफ करके भी दिखा देंगे, बहुत सिंपल प्रूफ है इसका। देखिए, आपको ये मालूम है कि अगर ये हमारा O है, ये C है और ये हमारा A है, तो OC वेक्टर बराबर होगा OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर के, OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर के। ये तो आपको मालूम होगा ही। तो चलिए हम लिखते हैं OC वेक्टर बराबर है OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर की। तो AC वेक्टर हमारा बराबर हो गया किसके, OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। इसी तरह से BC वेक्टर बराबर हो गया OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। अब अगर आप देखें कि AC वेक्टर किसके बराबर होगा, AC वेक्टर टोटल हमारा, अगर AB वेक्टर की टर्म्स में हम इसे लिखेंगे तो AB वेक्टर को आप डिवाइड कर दें m प्लस n से और इसको m से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा AC वेक्टर आ जाएगा। इसका मतलब है m इंटू AB वेक्टर अपॉन m प्लस n बराबर हो जाएगा OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। इसी तरह से BC वेक्टर जो है वो बराबर होगा BA वेक्टर अपॉन m प्लस n इंटू n, और BC वेक्टर हमारा है OC माइनस OB वेक्टर, OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। अब आप m प्लस n जो डिनोमिनेटर में और यहाँ m है, इसको राइट साइड अगर आप ले जाएं तो AB वेक्टर बराबर हो जाएगा m प्लस n अपॉन m इंटू OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ये हमारी आ गई इक्वेशन 1। और इसी तरह से BA वेक्टर बराबर हो जाएगा m प्लस n अपॉन n OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। अब अगर हम 1 प्लस 2 कर लें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, AB वेक्टर प्लस BA वेक्टर, और AB वेक्टर प्लस BA वेक्टर 0 हो जाएंगे क्योंकि ये इक्वल एंड ऑपोजिट है। इसका मतलब ये है कि m प्लस n अगर आप कॉमन निकाल लें, अब राइट हैंड साइड का देखें तो OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर
अपॉन एन एम प्लस ओसी वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर अपॉन एन, ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब m प्लस एन तो आप कॉमन निकाल के काट दीजिए, ओसी को पूरा एक तरफ ले लीजिए, ओसी वेक्टर, और ये हो जाएगा एम एन एम प्लस एन, और ओ ए और ओ बी को एक राइट हैंड साइड पे ले लीजिए, तो ये बराबर हो जाएगा एन ओ ए वेक्टर प्लस एम ओ बी वेक्टर अपॉन एम प्लस अपॉन एम इंटू एन, एम एन कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ओ सी वेक्टर बराबर हो गया एन ओ ए वेक्टर प्लस एम ओ बी वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। यही हमारा जो है फॉर्मूला था जो हमने आपको शुरू में बताया। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसको याद रखिएगा। एक बार हम इसे फिर से लिख के प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। ओ सी वेक्टर बराबर होगा एन इंटू ओ ए वेक्टर, एन इंटू ओ ए वेक्टर प्लस एम इंटू ओ बी वेक्टर, एम इंटू ओ बी वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। अब चलिए अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमने क्या कहा था कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके चारों तरफ सिस्टम का मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब हमारे पास अगर दो पार्टिकल्स है और दोनों का मास m है, एक A पर और एक B पर, तो इनका मास किस पॉइंट के अबाउट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो इनका सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए? इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के ऊपर होगा वो, और वो बिल्कुल इनके मिडिल में होगा। यानी ये जो है सी ए बी को डिवाइड करेगा 1:1 की रेशियो में, बल्कि हम इसे कहें m:m की रेशियो में। m:m की रेशियो क्या है? m अपॉन m, जो बराबर 1:1 की रेशियो में। तो C जो है वो ए बी को डिवाइड करेगा 1:1 की रेशियो में। आप चाहें तो इसको m:m भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो मासेस हैं, एक 1 यूनिट है, 4 यूनिट है, तो यहां पर देखिए सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा लार्जर की तरफ शिफ्ट करेगा, बीच में अब नहीं होगा, और इस तरह से होगा कि अभी भी ये 1:4 की रेशियो में बांटेगा। लेकिन कौन सा 1 होगा? ये 1 होगा और ये 4 होगा। किस रेशियो में बांटेगा सी पॉइंट ए बी को? 1:4 की, यानी मासेस की रेशियो में। यहां ये 1 है और यहां ये 4 है। अगर हमारे पास m1 और m2 दो मासेस हैं, तो उनका सेंटर ऑफ मास किस रेशियो में बांटेगा ए बी को? तो वो बांटेगा m1:m2 की लिए। क्योंकि देखिए यहां पर ये 1 था तो ये वाला पोर्शन 1 था, ये 4 था तो ये 4 था, तो यहां पर ये m1 है तो ये पोर्शन m1 और ये m2। मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम टू पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर
निकालते हैं। तो स्टेटमेंट ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम and the position vector of the center of mass is equal to sum of product of masses of two particles and their respective position vectors। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है m1 और एक है m2 और ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसका पोजीशन वेक्टर r1 है और इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, तो इसका जो सेंटर मास होगा अगर वो C पर है और उसका पोजीशन वेक्टर R सेंटर ऑफ मास है, तो स्टेटमेंट ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास क्या है m1 प्लस m2 इनटू एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या है R CM। ये बराबर होगा sum of product of masses of two particles and their respective position vector, यानी m1 के साथ उसका पोजीशन वेक्टर r1 प्लस m2 के साथ उसका पोजीशन वेक्टर r2। तो देखिए ये हम बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं क्योंकि अभी अभी हमने जो निकाला है वो हमने ये देखा कि अगर ये m1 है और ये m2 है तो C इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा m1:m2 और m1 होगा ये वाला पोर्शन और m2 होगा ये वाला पोर्शन। और हमने अभी जो फॉर्मूला डिराइव करा OC वेक्टर बराबर होगा m1 इंटू OA वेक्टर m1 इंटू OA वेक्टर प्लस m2 इंटू OB वेक्टर m2 इंटू OB वेक्टर अपॉन m प्लस n। अब OC वेक्टर क्या है, यह है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये बराबर होगा m1 OA वेक्टर जो है वो है r1 वेक्टर प्लस m2 ये है r2 वेक्टर अपॉन m प्लस n। यही हम कह रहे हैं, स्टेटमेंट बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि m प्लस n टोटल मास इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर के सम के, यानी m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 के। ये सबसे पहला आपका फॉर्मूला आ गया। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये हमारा m1 और m2 टू पार्टिकल सिस्टम है और ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है और इसको हम सिस्टम मान रहे हैं m1 और m2 को। अब हम ये कहते हैं कि मोशन ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम क्या है m1 और m2 को हमने एक सिस्टम माना है, can be studied as motion of individual particles or motion of total mass placed at its center of mass। यानी हम या तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोशन को यहां स्टडी करें या हम सेंटर ऑफ मास के मोशन को स्टडी करें इस तरह से कि पूरा का पूरा मास यहां प्लेस्ड है C पर। अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए, अभी हम समझाते हैं। देखिए m1 के ऊपर फोर्स क्या काम करेगा, फोर्स ऑन m1
एक एक्सटर्नल फोर्स F1 और प्लस एक फोर्स इंटरनल जो 1 पर 2 की वजह से है। इसी तरह से फोर्स ऑन M2 वो होगा F2 एक्सटर्नल फोर्स प्लस एक फोर्स जो 2 पर 1 की वजह से। तो नेट फोर्स ऑन सिस्टम ये बराबर होगा F1 प्लस F2 प्लस F12 और प्लस F21। अब ये तो हमारा हो गया एक्सटर्नल फोर्स और ये हो गया हमारा इंटरनल फोर्स और ये बराबर होता है 0 के, क्योंकि जो फोर्स 1 2 पे डालेगा एज ए रिएक्शन उतना ही फोर्स 2 1 पे डालेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं F एक्सटर्नल। अब आप देखिए कि अगर A1 जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ M1 है तो F1 प्लस F12 यही तो फोर्स है जो M1 पे लग रहा है, ये बराबर होगा M1 इंटू A1 और ये बराबर हो जाएगा M1 इंटू A1 को हम लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ V1 वेक्टर। V1 जो इसकी वेलोसिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी d बाई डी टी ऑफ V1। तो इसी तरह से अगर A2 जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ M2 है तो F2 प्लस F21 ये है नेट फोर्स ऑन A2, ये बराबर M A2 के है और ये बराबर M2 A2 के, सॉरी ये बराबर है M2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ V2। अब इन सब का जोड़ तो हमने लिखा है F एक्सटर्नल। इसका मतलब ये हो गया कि F एक्सटर्नल बराबर हो गया M1 डी बाई डी टी ऑफ V1 प्लस M2 डी बाई डी टी ऑफ V2 और इसको हम डी बाई डी टी बाहर लिख सकते हैं M1 V1 प्लस M2 V2। अब हमें एक और चीज मालूम है कि V1 जो है बराबर है d बाई डी टी ऑफ R1 वेक्टर और V2 इसी तरह से बराबर है d बाई डी टी ऑफ R2 वेक्टर। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो बराबर हो गया d बाई डी टी M1 d बाई डी टी ऑफ R1 वेक्टर प्लस M2 d बाई डी टी ऑफ R2 वेक्टर और इसको हम लिख सकते हैं d2 बाई डी टी स्क्वायर ऑफ M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर। और अभी हमने ये बताया है कि ये होगा d2 बाई डी टी स्क्वायर M1 प्लस M2 RCM।
अभी हमने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला प्रूफ किया था। इसका मतलब ये हो गया, ये बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 d2 अपॉन dt स्क्वायर ऑफ r सेंटर ऑफ मास, और ये बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब ये हुआ कि F एक्सटर्नल बराबर है m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, या ये बराबर है m1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 2। तो चाहे तो आप इनके अलग अलग मोशंस को इंडिविजुअल पार्टिकल्स के स्टडी करें, ये, या टोटल मास, जैसे टोटल मास सेंटर ऑफ मास पे प्लेस्ड है और इस तरह से आप कंसीडर कर लें, ये एक ही बात है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाला। अब हम थ्री पार्टिकल्स के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास तीन पार्टिकल्स हैं m1 m2 m3, और इसका सेंटर ऑफ मास और उसका पोजीशन वेक्टर हमें विद रिस्पेक्ट टू ओ, जो हमारा ओरिजिन है, निकालना है। तो सबसे पहले हम इनके m1 m2 और m3 के पोजीशन वेक्टर्स निकालते हैं, r1 r2 r3 विद रिस्पेक्ट टू ओ। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम m1 और m2 का सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। वो मान लीजिए C डैश पर है और उसका पोजीशन वेक्टर R डैश है। तो आपको मालूम है कि R डैश जो है, ये बराबर हो जाएगा हमारा किसके, ये होगा हमारा m1 और ये होगा m2। m1 इंटू r1 वेक्टर प्लस m2 इंटू r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। अब हमने, क्योंकि m1 और m2 का तो निकाल ही लिया, और सारा फिर जो मास है वो यहां पर आ गया m1 प्लस m2। अब हम क्या करेंगे, m1 और m2 को हटा देंगे और C डैश पे हमारा जैसे कि C डैश पे m1 प्लस m2 मास रखा हुआ है। अब हम m1 प्लस m2 और m3 का जो है वो सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। वो फाइनल सेंटर ऑफ मास होगा, मान लीजिए वो C है और उसका पोजीशन वेक्टर RCM है। अब जो ये रेशियो होगी, ये होगी m1 प्लस m2 ये वाली साइड और m3 ये वाली साइड। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM वो बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू R डैश वेक्टर प्लस m3 इंटू R3 वेक्टर, m3 इंटू R3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हो जाएगा आपका। अब R डैश जो है वो बराबर है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। तो जब R डैश की वैल्यू यहां रखेंगे तो m1 प्लस m2 कट जाएगा। तो
पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर हो जाएगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर और प्लस m3 r3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये 3.3 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आ गया। अगर हमारे पास अब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं m1 m2 m3 से लेके mn तक, और इनका सेंटर ऑफ मास जो है वो c है और उसका पोजीशन वेक्टर को हम rcm से डिनोट कर रहे हैं। तो rcm बिल्कुल इससे पिछले वाली स्लाइड में जो हमने बताया उस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये बराबर होगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3